Assalamu alaikum. My name is Dr. Amber Tariq and I am lecturer of DPT at Times Institute मुल्तान। आज हमने फिज़िकल एजेंट्स एंड इलेक्ट्रोथेरेपी 2 में जो टॉपिक पढ़ना है वो है क्रायोथेरेपी। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्रायो का मतलब होता है कोल्ड और थेरेपी का मतलब होता है कोई भी आपने ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट प्लान जो भी आपने उस पर अप्लाई करना है पेशेंट पे तो उसको कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड पैक, कोल्ड या फिर उसमें आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स आ जाती हैं। कोल्ड पैक आ सकता है, आइस पैक आ सकता है, आइस टॉवल आ सकता है, आइस क्यूब मसाज आप कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट इज़ नोन एज क्रायोथेरेपी। फिर अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है जिसकी बेसिस पे इसने काम करना है? तो इसका प्रिंसिपल ये होता है कि जब भी आपने स्किन के सरफेस पे आइस जो है वो अप्लाई की या आपने फॉर एग्जांपल एक आइस क्यूब अप्लाई की है तो क्या होता है कि स्किन से जो है हीट कंडक्ट होती है बिटवीन द आइस एंड द स्किन का सरफेस जिसके ऊपर आपने आइस अप्लाई की है। तो जो हीट स्किन से निकलती है वो क्या करती है, वो उस आइस को मेल्ट करने में हेल्प करती है और वो जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है आइस। तो इस स्किन से जो हीट निकलेगी जो आइस को मेल्ट करेगी उसके लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जिसको आप कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो क्या कितनी होनी चाहिए? अगर आपने 1 ग्राम ऑफ आइस क्यूब आपने लिया है तो उसको मेल्ट करने के लिए जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास होनी चाहिए 491 जाउल्स एनर्जी मिनिमम जो है वो आपके पास रिक्वायर्ड होती है टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड टू 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं 491 जाउल्स एनर्जी टू रेज 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस। और इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें वाटर की तो 1 ग्राम ऑफ वाटर को जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम बात करें उसकी तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास मिनिमम इससे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो होती है आपके पास 155 टू 157 जाउल्स। फिर आपके पास आ जाते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स इसके क्या क्या होते हैं, या सबसे पहले आप इंडिकेशंस की बात कर लें। इंडिकेशंस आपके पास आ जाती हैं कि रिडक्शन ऑफ पेन में ये हेल्प करता है, रिडक्शन ऑफ स्पास्टिसिटी में हेल्प करता है, आपका एक्साइटेटरी इनहिबिशन ऑफ एक्साइटेटरी स्टिमुलस में हेल्प करता है, उसके बाद आपकी जो है स्वेलिंग रिड्यूस करने में हेल्प करता है, रिपेयर या हीलिंग को प्रमोट करता है और आपका मसल स्पैज़म जो है वो रिड्यूस करता है। फिर आपके पास आ जाते हैं फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स। फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स में आपके पास सबसे पहले है सर्कुलेटरी रिस्पॉन्स। तो सर्कुलेटरी रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जब भी आप आइस अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आइस अप्लाई करने पे क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में इनिशियली, या आर्टरीज या ब्लड वेजल्स में क्या इनिशियल चेंज आएगा? इनिशियल चेंज आपके पास होगी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, फिर आफ्टर अ शॉर्ट ड्यूरेशन जो है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से जो है वेजो डायलेशन शुरू हो जाती है, और फिर इसके बाद आपके पास वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन देन फिर वेजो डायलेशन, इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। तो इसको आप सर्कुलेटरी रिस्पॉन्स में इस तरह से देख सकते हैं कि एक रिएक्शन था हमारे पास लिवाइस हंटिंग रिएक्शन, ये आपके पास है नॉर्मल। फिर जब आइस अप्लाई की कहीं आपके पास वेजो डायलेशन कहीं वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, तो इस तरह से आपके पास एक ग्राफ आ जाता है। ये आपके पास है नॉर्मल
और ये आपके पास आइस अप्लाई करने के बाद क्या इफ़ेक्ट आ रहा है ये आ जाता है। उसके बाद अगर हम न्यूरल रिस्पॉन्स की बात करें तो स्किन में कुछ थर्मल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। थर्मल रिसेप्टर्स क्या करते हैं, उसमें जब आई से आप अप्लाई करते हैं किसी भी सरफेस ऑफ स्किन पे, तो 3 तरह के फाइबर्स होते हैं। एक होते हैं ए फाइबर्स, माइलिनेटेड फाइबर्स, नर्व फाइबर्स। एक होते हैं बी फाइबर्स, एक होते हैं सी फाइबर्स, नॉन माइलिनेटेड। तो क्या होता है कि जब आप आइस अप्लाई करते हैं या आइस क्यूब मसाज करेंगे या आइस टॉवल या इमर्शन बाथ आप उसको दे रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि इस ऑर्डर में जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में ए फाइबर्स जो हैं सबसे पहले एक्टिवेट होंगे, फिर बी फाइबर्स, फिर सी फाइबर्स आपके पास। तो ये क्या करेंगे कि ये एक्टिवेट होके तो अल्टीमेटली जो है आपकी रेट ऑफ कंडक्शन इन नर्व फाइबर्स को प्रमोट करते हैं, और उसके अलावा जो है आपकी जो है रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स को प्रमोट करेंगे और डिस्चार्ज करेंगे इम्पल्सेस को, कंटिन्यूसली डिस्चार्ज करेंगे इम्पल्सेस को, जिसकी वजह से जो है फर्दर कूलिंग अगर आप करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है पैरालिसिस अगर कहीं हुआ हुआ है, मोटर पैरालिसिस या मसल वीकनेस की वजह से पैरालिसिस कॉज हुआ हुआ है, मूवमेंट लिमिटेड है, एक्टिविटी लिमिटेड है, तो पहले ए फाइबर्स एक्टिवेट, देन बी फाइबर्स, देन सी फाइबर्स, और अल्टीमेटली क्या होगा डिस्चार्ज होंगी कॉन्टीन्यूसली इम्पल्सेस, और वो क्या करेंगी आपकी मूवमेंट को रिस्टोर करेंगी या पैरालाइज मसल को एक्टिवेट करने में हेल्प करेंगी। फिर है आपके पास रिडक्शन ऑफ पेन। अच्छा जी, रिडक्शन ऑफ पेन में आपके पास क्या आ जाता है, सबसे पहले तो आपके पास आएगा स्टिमुलेशन ऑफ कोल्ड रिसेप्टर इन द स्किन। पहले आपने आइस अप्लाई की, उससे क्या होगा स्टिमुलेट होंगे कोल्ड रिसेप्टर्स, देन वो क्या करेंगे वो इम्पल्सेस भेजेंगे स्पाइनल कॉर्ड तक, टू स्पाइनल कॉर्ड वाया लार्ज डायमीटर नर्व फाइबर्स, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा वो क्या करेंगे इफ़ेक्टिवली ब्लॉक कर देंगे वाया लार्ज डायमीटर नर्व फाइबर्स, और अल्टीमेटली दे विल ब्लॉक योर पेन गेट, या पेन फाइबर्स को जो है वो ब्लॉक करके आपकी पेन जो है उसको मैनेज या कंट्रोल कर देंगे। इस तरह से जो है रिडक्शन ऑफ पेन होती है। उसके बाद आपके पास आ जाती है रिडक्शन ऑफ स्पास्टिसिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पास्टिसिटी होती क्या है। तो स्पास्टिसिटी क्या होती है, एबनॉर्मल टोन, पैथोलॉजिकल एबनॉर्मल या पैथोलॉजिकल टोन या स्टेट ऑफ इंक्रीज्ड मसल टोन रिजल्टिंग फ्रॉम डैमेज टू अपर मोटर न्यूरॉन्स। उसमें क्या होता है कि सबसे इसमें आपने कैसे कंट्रोल करना है, एक तो आपको स्पैज़म और स्पास्टिसिटी में डिफरेंस पता होना चाहिए। स्पैज़म क्या होता है, स्पैज़म इज़ ये जो है आपका नॉर्मल रिस्पॉन्स है इन इंजरी टू इंजरी और पेन, और ये जो है इंक्रीज़ इन मसल टोन हो सकती है स्पेसिफिक एरिया में, और उसके बाद लिमिटेड मूवमेंट मिल सकती है, और फर्दर जो है लिमिटेड मूवमेंट की वजह से डैमेज भी कॉज कर सकती है उस पार्ट पे या एरिया पे। तो क्या होता है कि इसमें ये होता है कि सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती है एक्चुअली पेन, और वो क्या करती है उस पेन की वजह से अगर उसको टाइमली कंट्रोल ना किया जाए तो स्पैज़म जो है वो स्पैज़म वाली स्टेट में चला जाएगा। फिर मैकेनिज़्म जो जिससे स्पास्टिसिटी और स्पैज़म को कंट्रोल किया जाता है वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इसमें ये होता है कि कोल्ड जब स्टिमुलस इसको मिलता है तो उसमें वेलोसिटी ऑफ नर्व कंडक्शन जो है वो कम हो जाती है, और सेंसिटिविटी ऑफ रिसेप्टर्स जो है वो कम कर देता है या उसको डिप्रेस करता है, जैसे कि मसल स्पिंडल में। और अल्टीमेटली क्या होता है कि आप जो है आपकी वहाँ पे स्पास्टिसिटी या स्पैज़म कंट्रोल हो जाता है। वेलोसिटी ऑफ रेट ऑफ कंडक्शन को डिक्रीज़ करेगा। अच्छा, हम दोबारा से ये बात करते हैं सर्कुलेटरी रिस्पॉन्स में आपके पास आ गया वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड वेजो डायलेशन। न्यूरल रिस्पॉन्स में आपके पास आ गए थे फाइबर्स ए, बी एंड सी फाइबर्स। रिडक्शन ऑफ पेन में आपके पास आ जाते हैं पेन गेट थ्योरी से वो पेन को कंट्रोल कर रहे हैं। रिडक्शन ऑफ स्पास्टिसिटी में आपके पास आ जाता है वेलोसिटी ऑफ
रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व उसको डिक्रीज़ करेगा और सेंसिटिविटी ऑफ रिसेप्टर्स को ये डिक्रीज़ करेगा और इस तरह से जो आपकी स्पास्टिसिटी या स्पेज़म है वो कंट्रोल वो कर देगा। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें उन्होंने ये बताया है कि आपने जब भी स्पेस्टिसिटी के लिए यूज़ करना है कोल्ड एप्लीकेशन या कोल्ड मसाज करनी है, आइस मसाज करनी है, आइस क्यूब मसाज, तो आपने क्या करना है, जहाँ पे भी आपने अप्लाई करना है आप 30 सेकंड्स के लिए उसको अप्लाई करेंगे। 30 सेकंड्स के बाद आप जो है वहाँ से रिमूव कर देंगे। देन आप 30 सेकंड्स के रेस्ट के बाद दोबारा 30 सेकंड्स के लिए अप्लाई करेंगे। इसी तरह आपने रेस्ट दे दे के रेस्ट इंटरवल्स तो आपने इस तरह से अप्लाई करना है ताकि वहाँ पे कोई साइनोसिस या इस तरह की कंडीशन ना हो जाए जिसकी वजह से जो है आपकी हिंड्रेंस वो कॉज कर दे आपकी स्पास्टिसिटी को मैनेज करने में और उस कंडीशन को मज़ीद वो एग्जैजरेट कर दे। उसके बाद आपके पास इसमें एक उन्होंने चीज़ बताई है कि आपने ये 30 सेकेंड्स का इंटरवल क्यों देना होता है, टू ब्रेक पेन स्पेज़म मोर पेन मोर स्पेज़म साइकिल को ब्रेक करना होता है। 30 सेकेंड एप्लीकेशन एंड 30 सेकेंड रेस्ट, इस तरह से आपने इंटरवल्स में इसको लगाना है टू ब्रेक दिस साइकिल। उसके बाद है आपके पास एक्साइटेटरी कोल्ड, उसमें क्या है स्किन स्टिमुलस जब उसको मिलेगा तो वो क्या होता है इंटीरियर हॉर्न सेल्स आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। इंटीरियर हॉर्न सेल्स जो हैं एक्टिवेट होके क्या करेंगे, इनहिबिट करते हैं आपकी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जो पैरालाइज्ड मसल, inhibit the contraction of produce या achieve या contraction of inhibited muscles, मतलब कि जो एबनॉर्मेलिटीज़ इनमें आ रही है या जो पैरालाइज्ड मसल्स होंगे उनमें जो है वो कॉन्ट्रैक्शन डेवलप करने में एक्साइटेटरी कोल्ड जो है वो रोल प्ले करता है थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ इंटीरियर हॉर्न सेल्स। फिर उसके बाद आपके पास इसमें आ जाती हैं टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन, कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं जिससे आप यूज़ कर सकते हैं क्रायोथेरेपी में। अच्छा जी, सबसे पहले आपके पास मेथड जो आ जाता है उसमें आपके पास कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, आइस टॉवल हो सकता है, आइस पैक हो सकता है, इमर्जन, आइस क्यूब मसाज, इमर्जन मेथड, और लास्ट आपके पास है एक्साइटेटरी कोल्ड। तो सबसे पहले अगर हम आइस टॉवल की बात करें तो उसमें क्या करते हैं, किस तरह से जो है आपने यूज़ करना है। एक तो आपने जब भी आइस क्यूब या आपने कोल्ड थेरेपी अप्लाई करनी है तो आपने ये ख्याल रखना है कि आइस बर्न का चांस जो है उसको आप मिनिमम रखें। मतलब ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा जो है कोल्डर उसको दे दें ट्रीटमेंट, आइस क्यूब जो है वहाँ पे गैप ना लें, इंटरवल ना आए बीच में और उस वजह से आइस बर्न वहाँ पे कॉज हो जाए। तो आपने आइस बर्न को जो है वो प्रिवेंट करना है, होने नहीं देना। प्रेपरेशन इसकी कैसे करेंगे कि एक तो आपने बेड जो है पेशेंट के लिए कर दिया, बेड शीट्स आपकी प्रॉपर्ली नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। उसके बाद पेशेंट को कंफर्टेबली लिटा दिया। देन उसके बाद आपने क्या करना है कि एक्सपोज करना है पार्ट जिसको भी आप ट्रीट कर रहे हैं, और आपने जो है
प्रोटेक्ट करनी है उसकी क्लोथिंग, मतलब जो कि अगर वो एक्सपोज नहीं प्रॉपर्ली कर पा रहा, मैंने बाजू पे लगाना है आइस टावल, तो मैं अगर वो नहीं रिमूव करना चाह रहा अपनी शर्ट, तो आप जो है उसका बाजू स्लीव जो है वो पीछे करवा दें और इस तरह से एक्सपोज कर लें, मतलब उसकी प्राइवेसी का आपने ख्याल रखना है। फिर आपने आइस सोल्यूशन बनाना है जिसमें आपने बकेट या लार्ज बाउल लेना है और उसमें 2 पार्ट्स ऑफ क्रश्ड आइस एंड 1 पार्ट ऑफ वाटर। उसके बाद आपने जो है इसमें टावल्स जो हैं वो डिप कर देने हैं या इमर्स कर देने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब पेशेंट को लिटा लिया, जिस भी पार्ट पे आपने आइस टावल लगाना है उस पे आपने क्या करना है कि उस कंटेनर में से आप एक एक करके टावल निकालते जाएंगे। इनको टेरी टावल्स भी कहते हैं। आप निकालेंगे, टावल प्लेस करेंगे और आफ्टर 1 मिनट जो है वो आप टावल, अच्छा एक टावल आपने 2 मिनट से ज़्यादा नहीं उसकी वहाँ पे इन पोजीशन रहने देना। आपने टावल साइमल्टेनियसली जो है वो चेंज करते रहना है। आप 30 सेकंड्स के बाद वैसे तो चेंज कर लें, एक टावल 30 सेकंड्स के बाद रिमूव करके दोबारा कंटेनर में डालें, दूसरा टावल निकालें और वो दोबारा अप्लाई कर दें। फिर दूसरा टावल जो है दोबारा आप उसमें कर दें कंटेनर में और पहले वाला टावल जो है वो आप उस पर अप्लाई कर दें। तो ये 15 to 20 मिनट्स का ड्यूरेशन हो सकता है इसका ट्रीटमेंट का। मॉडिफिकेशन ऑफ टेक्निक, इसमें ये स्वेलिंग जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है ना एलिवेशन करवा देते हैं लिम्फ की। तो एलिवेशन आप कैसे करवा सकते हैं कि या तो आप जो फुट वाली साइड पे है ना, आप कोई पिलो या तकिया वगैरह रख दें और उसको कहीं अपने फुट जो है वो थोड़े उसके ऊपर रख लें, थोड़ा लेवल उसका ज़्यादा कर दें, या फिर आप जो है फोम जो है फोम रोलर्स होते हैं उनको रख दें, या कोई भी जो है आप कोई इस तरह की चीज़ रख दें, ब्लॉक रख दें जिसकी वजह से वो उसकी लिम्ब जो है वो थोड़ी सी एलिवेशन में चली जाए। या कुछ बेड्स होते हैं हॉस्पिटल सेटिंग्स में जो इंक्लाइन हो जाते हैं, जिनकी आप बेड की पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, आपने कहाँ सेट करना है, तो उसमें आप लिम्ब को एलिवेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपके आइस पैक्स आ जाते हैं, उसमें क्रश्ड या फ्लेक्ड आइस लेनी है आपने, और टेरी टावल बैग आप ले सकते हैं, और टावल जो है वो फोल्ड होना चाहिए इन अप्रोप्रिएट शेप। इसके बाद इसमें जो है ना आपने क्या करना होता है, एक गटर बनाना होता है। गटर मतलब कि एक पैसेज बनाना होता है। जब आपने फॉर एग्जांपल ये बेड है, आपने इस पे पेशेंट को लिटाया, यहाँ पे जो है थेरेपिस्ट खड़ा है, तो ये उसका बाजू इस इधर बेड से बाहर आ रहा है जिस पे आपने वो अप्लाई करना है आइस टावल या आपने आइस पैक अप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे, उसको थोड़ा साइड से या एज से बेड से दूसरी साइड पे करेंगे पेशेंट को, और यहाँ इस तरह से आप क्या करेंगे कि मतलब ये उसका जो बाजू है वो रेस्ट कर रहा होगा बेड पर, और आपने एक पैसेज बनाना है कि ये आपने आइस टावल अप्लाई किया, तो आइस टावल के साथ साथ जो है 2 टावल्स रख के, तो आप जो है या कोई बेडशीट रख के इस तरह से उसको फोल्ड करें कि वो जो है बेड के एज तक आ रही हो, ताकि जब आइस जो है वो मेल्ट होगी तो वो पानी उस फोल्डेड टावल के अंदर जाए, और वो टावल से पास करते हुए आगे आप जो है स्टूल रख के कोई कंटेनर रख दें जिसके अंदर वो पानी इकट्ठा होता जाए, तो उसको आप कहते हैं मतलब गटर। फिर इसमें प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट है, पार्ट टू बी ट्रीटेड इज एक्सपोज, कंफर्टेबल पोजीशन होनी चाहिए पेशेंट की। और उसके बाद हाँ दूसरी बात ये है कि जो पानी है जब आइस मेल्ट होती है तो वो जो पानी है वो इजीली कैसे वो उस गटर में जाएगा, वो इस तरह से आप उसके लिए वेजिटेबल ऑयल या कोई भी ऑयल जो है वो पेशेंट की स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, फिर आप आइस टावल अप्लाई करें। तो उससे क्या होगा कि वो ऑयल लगाने की वजह से वो पानी जल्दी जल्दी स्लिप होगा, वो उस टावल में जाएगा गटर में, गटर से वो कंटेनर में इकट्ठा होता जाएगा। उसके बाद आपकी है एप्लीकेशन, ये 10 to 20 मिनट्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। फिर तीसरा मेथड आपके पास आ जाता है इमर्जन मेथड। इमर्जन मेथड में यह करते हैं कि जो स्मॉलर एरियाज़ होते हैं आपकी बॉडी के, जैसे हैंड है, फुट है, जिस पे आप प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर सकते आइस टावल वगैरह, तो उसको आप क्या करते हैं कि एक कंटेनर लेंगे, उसमें क्रश्ड आइस डालेंगे और आप उसके अंदर जो है पानी 1 पार्ट ऑफ वाटर डालें, 2 पार्ट्स ऑफ क्रश्ड आइस डालें, और उसके बाद उसमें हैंड या फुट को इमर्स करा दें या डिप करा दें। इसमें क्या करते हैं कि 50%, अच्छा इसमें आइस टावल में हमने पढ़ा था कि 2 पार्ट्स ऑफ आइस क्रश्ड आइस एंड 1 पार्ट ऑफ वाटर। अब इमर्जन मेथड में 50% आइस एंड 50% वाटर आप लेंगे। ये 15 to 20 मिनट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आइस पैक जो है वो 10 to 15 मिनट्स के लिए।
देन आपके पास इमर्जन मेथड जो है वो भी आप 10 to 20 मिनट्स के दरमियान में जो है वो लगा सकते हैं। उसके बाद ये होता है कि इसमें भी आपने ना सीरीज़ देनी होती है या इंटरवल में मेथड ये वाला अप्लाई करते हैं कि ये भी हो सकता है कि आप उसको जो है इमर्ज कराएं उस पार्ट को, तो क्या होगा कि उसमें जो है वो ब्लूइशनेस नेल्स पे आना शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा कोल्डर उसको स्टिमुलस लग रहा है या उससे बियरेबल नहीं है, तो आप क्या करें कि 20 मिनट्स के अंदर 10 मिनट्स के लिए या 8 मिनट्स के लिए उसको इमर्स कराएं। फिर 8 मिनट्स के बाद जो है आप थोड़ा पॉज लें, इंटरवल लें और फिर 8 मिनट्स के लिए जो है आप उसको दोबारा इमर्स करा दें, या आप 2 मिनट्स करके 2 मिनट्स इमर्जन, 2 मिनट्स रेस्ट, 2 मिनट्स इमर्जन, 2 मिनट रेस्ट। उसके बाद है आपके पास आइस क्यूब मसाज। ये जो है ये इसके लिए कोई आइस मशीन नहीं चाहिए होती, ये इनएक्सपेंसिव मेथड होता है और इजीली घर में भी पेशेंट अपने ऊपर अप्लाई कर सकता है। उसके बाद इसमें क्या करना है, सिंपल आपने लार्ज जो है ब्लॉक ऑफ आइस ले लेना है, उसको रैप कर लेना टॉवल में कि अप्लाई करना आपके लिए आसान हो कि आप एक एज से उसको होल्ड कर लें टॉवल से और एक एज उसका फ्री एज हो जहाँ से आप उसको सर्कुलर मोशन में या पेशेंट के ऊपर एक्सपोज पार्ट पे जो है अप्लाई करने हैं। उसके बाद होता है सर्कुलर मैनर में आपने ट्रीटमेंट एरिया पे अप्लाई करना है और प्रेशर जो है वो मिनिमम रखना है, बहुत ज़्यादा फोर्स से जो है अप्लाई नहीं उसको करना। उसके बाद जो है इससे क्या होता है, जब आप स्किन के ऊपर ये अप्लाई करते हैं तो क्या हो सकता है कि स्किन जो है ना वो ड्राईनेस की वजह से जो है उस पर कोई ना कोई सोरनेस या रेडनेस कॉज हो सकती है। तो अगर ये कंडीशन डेवलप होती है तो आपने क्या करना है, उसी टाइम कोई हेयर ड्रायर या वार्म एयर यूज़ करके तो आपने आइस अप्लाई करने के बाद जो है वहाँ पे उसको ड्राई कर देना स्किन को। फिर उसके बाद इससे क्या होता है, सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है और रिपेयर या हीलिंग इम्प्रूव होती है। उसके बाद है एक्साइटेटरी कोल्ड। उसमें ये होता है कि सेंसरी स्टिमुलस जो है वो आइस का वो इंक्रीज़ होता है और उससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन फैसिलिटेट होती है इनहिबिटेड मसल्स की। फिर है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। उसमें आ जाती हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में आपके पास है साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि किसी को फोबिया है आइस से, वो मतलब आप उसको अभी बताएं कि हम आपके इस पार्ट पे ट्रीटमेंट के लिए जो है आइस क्यूब अप्लाई करेंगे, तो वो जो है वो पेशेंट कहे कि नहीं नहीं आप आइस क्यूब अप्लाई कर रहे हैं, वो डर जाए, तो आप पहले उसकी काउंसलिंग करें, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग उसकी करेंगे, उसको उसके बेनिफिट्स बताएं और फिर जो है आप अगर वो इस बात पे एग्री करता है तो फिर आप आइस क्यूब मसाज करें या आइस टॉवल अप्लाई करें। अगर वो इस बात पे एग्री नहीं करता, विलिंग नहीं है, तो आप ये मेथड डिसकंटिन्यू कर देंगे। फिर कार्डियक कंडीशंस में जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। जिस पेशेंट में आपके पास हार्ट अटैक की हिस्ट्री होगी तो उसमें आप आफ्टर हार्ट अटैक आने के 6 महीने बाद तक आप आइस मेथड कोई भी अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका जो है ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप कर जाता है और हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है और उसके अलावा जो है हार्ट जो है वो मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि इन डिमांड्स को जो है वो कोप अप कर सके। और उसके अलावा लेफ़्ट शोल्डर का भी जो है हार्ट से डर्माटोम लेवल आपका कह लें कि सेम होता है, तो इसलिए जो हार्ट पेशेंट्स आपके पास आएंगे ना उनको आपने लेफ़्ट शोल्डर पे लगाना है ना आपने हार्ट पे लगाना है, बल्कि कार्डियक पेशेंट्स में आपने लगाना ही नहीं है। उसके बाद है पेरिफेरल नर्व इंजरीज़। उसमें ये होता है कि पेरिफेरल नर्व इंजरीज जो होती है ना उसमें ये होता है कि ब्लड सर्कुलेशन इम्पेयर्ड हो गई, तो उसमें आप आइस थेरेपी नहीं करते क्योंकि उनका नॉर्मल टेम्परेचर जो है, मतलब आइस अप्लाई अगर आप कर देते हैं तो उनका नॉर्मल टेम्परेचर आइस क्यूब रिमूव करने के बाद आप नहीं अचीव कर पाते। फिर है वेजोस्पास्टिक डिजीज़। वेजोस्पास्टिक डिजीज़ होती है रेनॉल्ड्स डिजीज़, आपने सुनी होगी कि उसमें ये होता है कि स्पैज़म हो जाता है आर्टरीज़ का, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टरीज़, और उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, तो इसमें जो है आप नहीं अप्लाई करेंगे। फिर पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ है, उसमें भी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो पुअर होगी, उसमें आप अप्लाई नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। देन आपके पास है कोल्ड सेंसिटिविटी। जो पेशेंट्स, कुछ पेशेंट्स की स्किन जो है वो कोल्ड सेंसिटिव होती है या हीट सेंसिटिव होती है, तो आप जब उन पे अप्लाई करेंगे तो आपने एक पैच टेस्ट कर लेना पहले कि आप एक आइस क्यूब पकड़ के आप ज़रा सी उसको रब करके तो चेक कर लें कि अगर तो वो फ़ौरन से हाथ ऐसे हिला देता है, रिस्पॉन्स देता है, तो इसका मतलब है कि वो कोल्ड के ज़्यादा सेंसिटिव है उसकी स्किन, तो आप उस पर अप्लाई नहीं करेंगे। और इसमें ये होता है कि पेशेंट्स जो कोल्ड सेंसिटिव होते हैं ना जिनकी स्किन, उसमें क्या होता है हिस्टामीन प्रोड्यूस होता है जो कि कॉज कर सकता है
यूटिकेरिया कंडीशन। यूटिकेरिया कंडीशन क्या होती है कि इसमें ये होता है कि एक नेट लाइक रैश डेवलप हो जाता है कोल्ड की एप्लीकेशन की वजह से, और उस पर छोटे छोटे स्पॉट्स आपको मिलेंगे, साथ आपको इचिंग मिलती है, तो उसको कंडीशन को कहते हैं यूटिकेरिया। तो आज का हमारा बस यही टॉपिक था, क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी मैंने आपको बताया कि ये एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड होती है। फिर हमने इसका प्रिंसिपल पढ़ा, प्रिंसिपल के बाद इसके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स पढ़े, उसके बाद हमने इसकी कुछ इंडिकेशंस पढ़ी, इंडिकेशंस के बाद हमने इसकी टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन पढ़ी कि उसमें कौन कौन से मेथड्स होते हैं। आइस टावल है, आइस पैक है, आइस क्यूब मसाज है, इमर्जन मेथड है, और एक्साइटेटरी कोल्ड है। आइस टावल में आपने क्या करना होता है, सिंपल जो है 2 पार्ट्स ऑफ आइस और 1 पार्ट्स ऑफ क्रश्ड आइस को लेना है, 15 to 20 मिनट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आइस पैक है, वो 10 to 15 या 15 to 20 मिनट्स के लिए अप्लाई करेंगे। उसमें आपको मैंने बताया एक गटर या पैसेज बनाना होता है जिससे कंटेनर में पानी इकट्ठा होता जाए, और वेजिटेबल ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं ताकि पानी स्लिप हो ईजिली। फिर थर्ड आपके पास आ जाता है आइस क्यूब मसाज। उसमें सिंपल आपने एक आइस क्यूब लेनी है, ये इनएक्सपेंसिव मेथड होता है। आपने उसको टॉवल से जो है होल्ड कर लेना है, एक तरफ से फ्री एज रहने देना है, और उसको आपने सर्कुलर मोशन में रब करना है। फोर्थ है आपके पास इमर्जन मेथड। इसमें आपने एक कंटेनर लेना है, उसमें 50% क्रश्ड आइस और 50% ऑफ वाटर लेना है, और उसके बाद उसमें हैंड या फुट को आपने ट्रीटमेंट पार्ट को जो है वो इमर्स कर देना है। फिर है एक्साइटेटरी कोल्ड, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है इनहिबिटेड मसल्स की। फिर है आपके पास कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में इसमें साइकोलॉजिकल आ जाती हैं, कार्डियक कंडीशंस आ जाती हैं, पेरिफेरल नर्व इंजरीज, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़, वेजोस्पास्टिक डिजीज़ और कोल्ड सेंसिटिविटी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।